साथियों, तीसा की इस हिंदी मिनी सीरीज़ में की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम समाधान में जो तीसरा समूह है उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं मैं। हम लोग इस मिनी सीरीज़ में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि हकलाना क्या है, और अब हम बात कर रहे हैं कि हकलाने के लिए आम इंसान क्या कर सकता है, यानी सेल्फ हेल्प के क्या क्या विकल्प मौजूद हैं। इन विकल्पों को हमने 4 समूहों में बांटा है। पहला समूह वो था जो हम सीधे हकलाहट के क्षण में कर सकते हैं। दूसरा समूह वो था जहाँ पे हम शरीर की मदद लेकर अपनी मुश्किलें आसान करते हैं, यानी अपनी फिजियोलॉजी के द्वारा अपनी साइकोलॉजी को बदलते हैं, अपने बोलने को बदलते हैं। ये तीसरा समूह, इसमें हम बात कर रहे हैं कि अपनी माइंडसेट को हम कैसे बदलें, अपनी साइकोलॉजी को हम सीधे कैसे बदलें। तो थोड़ा हम बात कर लें कि माइंडसेट क्या होता है। तो कोई भी इंसान दुनिया के बारे में और ख़ुद अपने बारे में क्या सोचता है, उसका एटीट्यूड कैसा है, इसी को हम कहते हैं माइंडसेट। और माइंडसेट जो है ये वो चीज़ है जो रोज़ नहीं बदलती, काफ़ी समय तक स्थायी बनी रहती है। तो इस माइंडसेट के चलते हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारी सोच सब कुछ प्रभावित होती है। जब हम हकलाते हैं तो हम क्या करते हैं उसके बाद ये हमारा माइंडसेट निश्चित करता है। यानी दो इंसान एक ही जैसी स्थिति में अगर हैं, लेकिन अगर उनका माइंडसेट फ़र्क है तो उनकी प्रतिक्रियाएं और उनका जो आउटकम होगा वो बहुत फ़र्क होगा। आप कल्पना करिए कि दो लोग जा रहे हैं, दोनों का एक्सीडेंट होता है रोड पे। एक का माइंडसेट कुछ पॉजिटिव सा है तो वो फटाफट नेगोशिएशन करता है, कंपनसेशन की बात करता है, इंश्योरेंस दोनों के पास है तो वो अपना मामला निपटाता है। दूसरा व्यक्ति का अगर माइंडसेट बहुत नेगेटिव है, अगर वही सोचता है कि दुनिया बहुत ख़राब है और मुझको झगड़े बगैर मुझे मेरा अधिकार नहीं मिलेगा, तो छोटे से एक्सीडेंट के बाद भी वो लोग घंटों तक झगड़ते रहते हैं, पुलिस को बुलाते हैं वगैरह वगैरह। तो यानी कि हमारा माइंडसेट अगर बदल जाए तो हम जहाँ पर हैं वहीं पर हम काफ़ी अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं। ये इस सोच के आधार पे हम आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं, कुछ तरीके बताने जा रहे हैं जो हमारे माइंडसेट को, यानी हमारी साइकोलॉजी को सीधे सीधे बदल सकता है बहुत आसानी से, और जिसकी वजह से फिर हमारा बोलना काफ़ी बेहतर हो सकता है। इसमें सबसे पहला विकल्प है सेल्फ डिस्क्लोज़र। सेल्फ डिस्क्लोज़र को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो कह सकते हैं दाई से पेट क्या छिपाना, या इसको मैं फिल्मों की एक लाइन लूँ तो ऐसे कह सकते हैं कि प्यार किया तो डरना क्या। तो सेल्फ डिस्क्लोज़र का मतलब यही है कि आप अगर अपने हकलाने के बारे में खुद ही बता दें कहीं पे, तो आपके ऊपर जो बहुत सारा दबाव आपके ऊपर होता है, आपके सीनों पे, आपके सर के ऊपर, कि सामने वाले को पता चलेगा तो क्या होगा, आप उससे आज़ाद हो जाते हैं। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा। मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं, श्यामू और रामू, और श्यामू को आपका आईफोन बहुत पसंद आया, उसने उठा के चुपचाप रख लिया और वो उसने कुछ नहीं बताया आपको, मगर रामू जो है वो बाद में बताता है 4 दिन बाद कि श्यामू ने आपका आईफोन लिया हुआ है। तो जाहिर बात है आपको बहुत गुस्सा आएगा, हैरानी भी होगी श्यामू के ऊपर। शायद आपके मन में ये आएगा कि अरे यार, श्यामू ने ऐसा क्यों किया, अगर वो मुझे बोल देता तो मैं उसको वैसे ही आईफोन गिफ्ट कर देता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर श्यामू ने आपका आईफोन लिया और वो खुद ही आपको बोल दे तो संभवतः आप उसे माफ़ कर देंगे, आप उसको शायद आईफोन गिफ्ट भी कर देंगे। लेकिन अगर श्यामू कुछ नहीं बताता है और रामू बताता है आपको कि तुम अपना फ़ोन ढूंढ रहे हो 4 दिन से, वो तो श्यामू के पास है, तब आपको बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आती, आपको हैरानी भी होती है, थोड़ा गुस्सा भी आता है, इरिटेशन भी होता है। ठीक ऐसा ही होता है जब हम हकलाने के बारे में अप फ्रंट नहीं होते हैं, जब हम खुलकर पहले ही जाहिर नहीं कर देते कि हाँ मैं हकलाता हूँ, तो तब ऐसा ही ऑडियंस के मन में आता है कि ये आदमी कुछ छिपा रहा है, और क्यों छिपा रहा है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सेल्फ डिस्क्लोज़र का मतलब यही है कि आप किसी भी मीटिंग में, किसी भी महत्वपूर्ण बातचीत में, ख़ासतौर पे फॉर्मल सिचुएशंस में, जब किसी से पहली बार मिलते हैं या किसी इंटरव्यू में, तो अगर आप पहले ही लाइन में ये कह दें खुशी से, अपनी मर्ज़ी से, स्वेच्छा से कि मैं थोड़ा रुकता हूँ, अगर कोई शब्द समझ में ना आए तो पूछ लेना, इतना कहने मात्र से एक तो सामने वाला आदमी बहुत कंफर्टेबल हो जाता है और आपके ऊपर से भी जो है बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है, और उसके बाद आप नेचुरली ज़्यादा अच्छा बोल पाते हैं, अपने नेचुरल सेल्फ में आ जाते हैं, आपका मन शांत हो जाता है और आपका फोकस फिर कंटेंट पे चला जाता है कि मुझे क्या कहना है, मैं उसको
कैसे बेहतर से बेहतर ढंग से समझा पाऊँ, आपका फोकस इस बात पे होता है। और आपका फोकस फिर सामने वाले पे होता है कि उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो कंफर्टेबल है कि नहीं। लेकिन जब तक आप ये बात नहीं कहते हैं तब तक आपके दिमाग का काफ़ी बड़ा हिस्सा इसी बात पे फोकस्ड रहता है कि मुझे हकलाना नहीं है, मेरा हकलाना ज़ाहिर ना हो जाए, मुझे अपना हकलाना छिपाना है। और जब आप छिपा लेते हैं तो भी आपके मन में ये गिल्ट फीलिंग आती है कि अरे यार मैंने छिपाया है कुछ अपने बारे में। समाज में ये बताने के बहुत से तरीके हो सकते हैं कि मैं रुकता हूँ। आप लिख कर सकते हैं, बोल कर सकते हैं। और एक और तरीका है जो थोड़ा सा अनोखा सा है, मगर कुछ लोगों ने वो भी ट्राई किया है। अपनी जीवनी लिखकर आप अपनी बायोग्राफी लिख सकते हैं। और अपनी जीवनी जो है वो 50 पन्ने की हो और अमेज़न पे पब्लिश हो, ये ज़रूरी नहीं है। आप 2 पन्ने की भी लिख सकते हैं, 4 पन्ने की भी लिख सकते हैं, और उसको ऑनलाइन भी आप पब्लिश कर सकते हैं। Stammer.in पे भी आप इसको डाल सकते हैं। तो ये करने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि आपके दिल से एक बोझ उतर गया है। और जब बोझ उतर गया है तो आप ज़्यादा अच्छा बोल पा रहे हैं और आप एक ज़्यादा सुलझे हुए इंसान प्रतीत होते हैं किसी भी इंटरेक्शन में। अगला तरीका है डिसेंसिटाइजेशन का। इसको मैं देसी हिंदी में बोलूँ तो मैं कह सकता हूँ खाल का मोटीकरण, खाल को मोटा बनाना। तो इसके तरीके बहुत सारे हैं। इसके पीछे सोच सिर्फ ये है कि जब भी आप हकलाते हैं तो आप रिएक्ट करते हैं और बहुत ही भयंकर रिएक्ट करते हैं। या तो बिहेवियर के रूप में पलकें झपकती हैं, हाथ हिलता है, पूरी बॉडी टेंस हो जाती है, या गर्दन हिलती है। और दूसरा जो पहलू है वो ये है कि आप बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं सोच के स्तर पे भी। हकलाने के फ़ौरन बाद आपके मन में एक तरह की निराशा, एक तरह की शर्म, एक तरह का अपराध बोध घुस जाता है कि माय गॉड मैं भी हकलाया, कितना बुरा किया मैंने। तो ये जो सेकेंडरी बिहेवियर एंड सेकेंडरी थिंकिंग पैटर्न्स हैं, इनसे निजात पाने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप को डिसेंसिटाइज करने का प्रयास करें। और डिसेंसिटाइज होने के कुछ बड़े आसान से तरीके हैं। जैसे एक तो है स्टैमरिंग इंटरव्यू। स्टैमरिंग इंटरव्यू आपने देखा होगा कि अजनबियों से हकलाने के बारे में बात करना, हकलाने के बारे में कोई भी सवाल पूछना। और इससे क्या होता है कि आपका मन, आपकी साइकोलॉजी डिसेंसिटाइज होना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि आपका बदन भी सीख लेता है कि हकलाते हुए भी मुझे संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैमरिंग इंटरव्यू के अलावा आप और भी बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं जो आपको डिसेंसिटाइज कर सकती हैं। जैसे कि अजनबियों से सिर्फ बातचीत करना, मतलब हकलाने के बारे में नहीं, हकलाने के बारे में आपने शुरू में 3, 4, 5 बार कर लिया तो काफ़ी है वो। उसके बाद आप अन्य किसी भी विषय पे बात कर सकते हैं। आप शहर के मौसम के बारे में बात कर सकते हैं, पार्क में सफाई कैसी इसके बारे में बात कर सकते हैं, सिंपली सामने वाले का परिचय ले सकते हैं। तो किसी भी अजनबी से कुछ देर किसी भी विषय पे बात करना, ये एक अच्छा तरीका है डिसेंसिटाइज होने का। क्योंकि अजनबी से आप बात करेंगे, शायद थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा हकलाएंगे, और लेकिन चूँकि अजनबी से बातचीत कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे और फिर वो आपको इतना परेशान नहीं करेगा। इसी तरह से आप अजनबियों से फ़ोन पे बात कर सकते हैं। फ़ोन पे आप उनका सर्वे कर सकते हैं किसी भी विषय को लेकर। उनके विचार जान सकते हैं कि वो क्या सोचते हैं जीएसटी के बारे में या किसी भी विषय के ऊपर। तीसरा विकल्प हमारी साइकोलॉजी को बदलने का है वॉलंटरी स्टैमरिंग। वॉलंटरी स्टैमरिंग यानी स्वेच्छा से, खुशी से हकलाना, खुशी से हकलाना, और हकलाने के बाद थोड़ा मुस्कुराना और मुस्कुराने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड करना। तो जब भी आप ये करें तो मेरा सुझाव है कि उसके बाद आप ज़रूर थोड़ा सा चॉकलेट खाएं, डार्क चॉकलेट या जो भी आपको मिल जाए या जो भी आपको पसंद है, समोसा और या एक कप कॉफ़ी, जो भी आपको अच्छा लगता है, अपने आप को वो रिवॉर्ड ज़रूर दें वॉलंटरी स्टैमरिंग करने के बाद। और वॉलंटरी स्टैमरिंग जैसे हम कहते हैं कि हकलाओ मगर प्यार से, तो वो 1 लाइन डेफिनेशन है इस वॉलंटरी स्टैमरिंग की कि जब आप हकला रहे हैं तो थोड़ा प्यार से हकलाइए। प्यार से हकलाने का मतलब है कि आप जूझ नहीं रहे हैं, आप अपने आप को पीछे नहीं खींच रहे हैं, बल्कि आगे बढ़ के हकला ही रहे हैं। यही वॉलंटरी स्टैमरिंग है। ये आप जितना करते हैं स्वेच्छा से, उतना ही आपका मन हकलाने को लेकर आश्वस्त होता चला जाता है।
आपको समझ में आने लगता है कि हकलाने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। चौथा विकल्प है स्वयं सहायता समूह का, सेल्फ हेल्प ग्रुप का। तो अगर ये मुमकिन है तो आप ज़रूर किसी एसएचजी को ज्वाइन करिए। अगर एसएचजी नहीं है तो एसएचजी शुरू करिए। एसएचजी जो है वो शहर की हो सकती है, आपके वर्क प्लेस की भी हो सकती है। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको 8-10 लोग हकलाने वाले मिल सकते हैं, तो उनके लिए आप अपना एक एचआर से बात करके एक आप एसएचजी शुरू कर सकते हैं ऑन कैंपस एट वर्क प्लेस। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि एसएचजी जो वो फिज़िकल ही हो, कई बार ये ऑनलाइन भी हो सकती है, व्हाट्सएप ग्रुप भी हो सकते हैं। तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप दूसरे हकलाने वालों से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो आपका एटीट्यूड, हकलाने के प्रति आपकी सोच और हकलाने को देखने का नज़रिया यानी आपका परसेप्शन, ये चीज़ें बहुत ही तेज़ी से बदलना शुरू होती हैं। और इन सब का फ़ायदा ये होता है कि आपका कम्युनिकेशन थोड़ा और सरल हो जाता है। अभी आप संघर्ष कर रहे हैं हर बात पे, वो संघर्ष ख़त्म हो जाएगा और आप नेचुरली थोड़ा अच्छा बोल पाएंगे। इसमें बस ध्यान इस बात का देना है कि आप जिस भी ग्रुप में जुड़ें उस ग्रुप में एक्टिव ज़रूर हों। कई बार मैंने देखा है कि व्हाट्सएप ग्रुप साल दर साल एक कंफर्ट जोन बनता चला जाता है और लोग उसमें सुपर सीनियर बन जाते हैं। उनको वही बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस ग्रुप में सुपर सीनियर हूँ। मगर उनकी मानसिकता अभी भी ज़्यादा बदली नहीं है और इसलिए अभी भी उनको मुश्किलें होती हैं जॉब में, इंटरव्यूज़ में। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप जिस भी ग्रुप के मेंबर हैं, कहीं आपका कंफर्ट जोन तो नहीं बन गया है। अगर कंफर्ट जोन बन गया है तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत है। साइकोलॉजी बदलने के लिए 6वां विकल्प, 6th ऑप्शन है कि परिवार के लोगों को, यार दोस्तों को, आपके जो सहकर्मी हैं उनको इस प्रक्रिया में शामिल करना। इसको अगर मैं थोड़ा सा मज़ा लेके कहूँ तो मैं ऐसे कहूँगा कि परिवार के लोगों को अपने षड्यंत्र में शामिल करिए। इस टैमरिंग से बाहर निकलने की जो कॉन्स्पिरेसी आपके मन में चल रही है, उसमें इन लोगों को भी रिक्रूट करिए, शामिल करिए। वाइफ, भाई बहन, माता पिता, दोस्त, उनको बताइए कि मैं एक संगठन से जुड़ा हूँ, मैं स्पीच की कुछ नई टेक्निक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर तुम्हें सुन के अजीब लगे तो धैर्य मत खोना, मैं कुछ कर रहा हूँ अपने लिए। तो ये है अपने पर्सनल चेंज की जर्नी में लोगों को शामिल करना। और बहुत से लोगों ने तीसरा में किया है ये। मैंने देखा है कि बहुत से लोगों ने कोर टास्क 4 मूक का जो स्टैमरिंग इंटरव्यू है वो करने के लिए अजनबी के पास जाने से पहले उन्होंने अपने परिवार के लोगों को ट्राई किया। तो किसी ने अपनी वाइफ से स्टैमरिंग इंटरव्यू किया है, किसी ने अपनी दादी से, किसी ने अपनी माँ के साथ, किसी ने बड़े भाई के साथ, किसी ने अपने जिगरी दोस्त के साथ ट्राई किया, फिर किसी ने अपने कलीग्स के साथ किया जिनके साथ वो ऑफिस में काम करते हैं। और इन सभी लोगों का अनुभव इंटरव्यू के बाद बहुत ही पॉजिटिव रहा है। सभी ने कहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लोग स्टैमरिंग को इतना बड़ा मुद्दा नहीं मानते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब एक बार आप उनसे इन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आप घर में बाउंसिंग कर रहे हैं या प्रोलॉन्गेशन कर रहे हैं या वॉलंटरी स्टैमरिंग कर रहे हैं तो वो लोग हैरान परेशान नहीं होते कि अरे एकाएक से क्या हो गया, ये ऐसे क्यों बोल रहा है, क्योंकि अब वो जानते हैं। तो परिवार के लोगों को, यार दोस्तों को और अपने कलीग्स को ज़रूर शामिल करिए, जो उनको ज़रूर बताइए कि आप क्या करना चाह रहे हैं। और यकीन करिए ये सभी लोग आपकी मदद करना चाहेंगे अगर आप उनको समझा दें कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। साइकोलॉजी कैन बी चेंज्ड। हम सब अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, मगर ये संभव है। और जब मानसिकता बदल जाती है तो सारी दुनिया बदल जाती है। हिंदी में एक कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। थैंक यू सो मच।